हैं। जनाब, ये 90 के दहाई की हिंदुस्तान की कहानी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातिलाना हमले की सोशल मीडिया ये IMF का काम है कि कहना। नुमाइंदों से मुलाकातों का मकसद कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसीज पर अमल की यकीन दहानी हासिल करना है। अब IMF की सियासी जमातों से इन मुलाकातों पर कई सवालात उठ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि IMF को तमाम सियासी जमातों की हिमायत क्यों दरकार है, इन मुलाकातों का मकसद क्या है, और क्या वाकई IMF टीम की सियासी जमातों से मुलाकातें अनोखी पेशरफ्त है या फिर मामूल की बात है। इस पर तजिया लें। ऐसा लग रहा है जैसे IMF भारत की उंगलियों पर नाच रहा हो और पाकिस्तान को भी नचा रहा हो। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में सबने 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे की पीठ थपथपाई थी और IMF से भीख मिलने की कोशिश में बड़े भिखारी का अवार्ड पाकिस्तानी फ़ौज को मिला। अगर आसिम मुनीर ना होते तो हमें भीख ना मिलती, ऐसा उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी PM ने कहा था। लेकिन 2 से 3 दिन बाद मौसम बदल गया और IMF ने खेल के रूल ही चेंज कर दिए। पैसे की पहली किस्त मिलने से पहले शॉर्ट में कहानी यह है कि इमरान खान, जो कि कई सारे केसेस और उसकी पार्टी फेस कर रही है, और पाकिस्तान की सारी पार्टी इमरान खान को साइड लगाने में लगी है। इवन पाकिस्तानी आर्मी भी सपनों पर पानी फिरा दिया है। IMF ने इमरान खान के खाने में बॉल डालकर IMF ने इमरान खान से मीटिंग की और उस मीटिंग में इमरान खान ने कहा अगर आपने इस वक्त इन्हें पैसे दिए तो पाकिस्तान आपको पैसे वापस नहीं कर पाएगा, और डिमांड रखी कि मुझे सत्ता में लेके आओ और इलेक्शन करवाओ। अब ये सब बात सुनकर IMF ने भी शर्त रख दी पाकिस्तान के सामने कि जब तक पाकिस्तान की सारी पार्टीज इस एग्रीमेंट पर एग्री नहीं होती हैं तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। दूसरी स्टोरी इसी से रिलेटेड है। पाकिस्तानी PM ने ट्विटर पर ट्वीट करके ये बताया है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मारने की प्लानिंग की गई थी और पाकिस्तानी PM का इनडायरेक्ट इशारा इमरान खान के ऊपर है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का क्लेम है। और ये सब IMF की शर्तों के बाद सामने आया है, और ये सब चीज़ें शहबाज शरीफ बताकर आर्मी का आशीर्वाद पाना चाहता है नेक्स्ट PM बनने के लिए। ये सब कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। एंड दोस्तों, इन दी एंड यही कहूँगा कि इसके बाद का 2 मिनट का धमाकेदार इंट्रोडक्शन ज़रूर सुनिएगा। मज़ा आ जाए तो जय हिंद लिख के लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वो मुल्क मौशी बहरान की ऐसी गहरी खाई में था जहां से बाहर आना किसी मुआवजे से कम हो ही नहीं सकता था। मुल्क अमली तौर पे डिफॉल्ट हो चुका था, बस रस्मी ऐलान बाकी था जो नहीं किया गया था। खजाना खाली और मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर इतने कम थे कि 1 माह की अदायगियों के लिए भी नाकाफ़ी हो चुके थे। लोग हुकूमत को टैक्स देने के बजाय टैक्स चोरी के रास्ते तलाश करते थे। मुल्क की एक्सपोर्ट्स दिन ब दिन कम और इम्पोर्ट्स ज़्यादा होने लगी। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बिल में बढ़ती खलीज ने पहाड़ जैसे करंट अकाउंट खसारे को जन्म दिया। मुल्क में डॉलर का कहर पैदा हो गया, जिससे मुल्क की करेंसी शदीद दबाव में आती चली गई। बैरूनी कर्जे और सूद वापस करना बड़ा मसला बनने लगा। मुल्क IMF के प्रोग्राम में था कि मुल्क की मौशी हालत को देखते हुए मूडीज ने रेटिंग कम कर दी। IMF ने शराइत पूरी ना होने पर कर्ज प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने मुआवनत बंद कर दी। मुल्क का आधे से ज्यादा बजट सिर्फ कर्ज और सूद की अदायगी की नजर होने लगा। ये मुल्क मौशी इस्लाहात न करने के क्राइसिस का भी शिकार था। मुल्क में सरमायाकारी का कोई माहौल था और ना ही सरमायाकारों को मुल्क में लाने के लिए कोई इकदामात। कारोबार शुरू करने के लिए दर्जनों इदारों के NOCs की शर्त थी। नौबत मुल्क की असासे गिरवी रखने तक पहुंच गई थी। बस एक चलचलाव था, जो आता कर्ज लेता और खसारे अगली हुकूमत के लिए छोड़ जाता। जो हुकूमत में होता वो कर्ज लेने के लिए हाथ पांव मारता, और जो बाहर होता वो उस मईशत पर खूब सियासत करता। मुल्क में मौशी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान भी था। मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही थी। अमीर और गरीब में फ़र्क ज़्यादा हो रहा था। लोगों में एक अजीब सी बेचैनी थी। न मजदूर खुश, न किसान, न सरमायादार सुकून में था और न ही सनतकार। बरसों हाथ से दी गई गिरहें अब मुंह से खोलने का वक्त आ चुका था। हर हुकूमत अपना सियासी
सियासी सरमाया बचाने के लिए मौशी सरमाया उजाड़ने की पॉलिसी पर अमल पैरा थी। लेकिन फिर एक ऐसी हुकूमत आई जिसने मईशत की गिरहें खोलने का भारी पत्थर चूमने का फैसला किया। वजीर आजम ने वजीर खजाना को फ्री हैंड दिया। वजीर खजाना ने खबरदार किया कि काम तो हो जाएगा लेकिन हुकूमत को भारी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। वजीर आजम ने दिल पर पत्थर रख लिया, अपनी सियासत और हुकूमत के बजाय मुल्क और मईशत का सोचा और फिर मुल्क में मौशी इस्लाहात का मुश्किल तरीन काम शुरू हुआ। फिर IMF ने दोबारा मुआहदा कर लिया, सरमायाकारी और कारोबार के लिए लाइसेंस राज खत्म और वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया। तमाम सियासतदानों ने मईशत को सियासत से अलग करने का अज़्म कर लिया। इदारे पहले ही गैर सियासी और न्यूट्रल थे और यूं सिर्फ 5 साल में मईशत के सब खसारे खत्म हो गए और उस मुल्क ने इसके बाद दोबारा कभी IMF का रुख नहीं किया और आज इस मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर $600 अरब हैं। जनाब, ये 90 के दहाई की हिंदुस्तान की कहानी है। मुल्क के लिए अपना सियासी करियर दांव पर लगाने वाले इस वजीर आजम का नाम नरसिम्हा राव और मुल्क की काया पलटने वाले वजीर खजाना का नाम मनमोहन सिंह था। आज हमें भी हिंदुस्तान की ही तरह के मौशी हालात का सामना है। अगर मुल्क को इस सूरत हाल से निकालना है ना, तो हमारा नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह कौन होगा? आपको ये मुलाकातें कितनी गैर मामूली हैं? सोचिए तो सही, एक ऑपोजिशन पार्टी जिसके लीडर के खिलाफ 200 केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, टेररिज्म केसेस हैं, गद्दार के केसेस हैं, और ये केसेस में लाजमी है, मैंडेटरी डेथ सेंटेंस है, सजाए मौत है, उनसे वो जाके कह रहे हैं इनसे हम मिलना चाहते हैं। क्यों भाई? और क्या? और कि अगर इनका सपोर्ट नहीं हो तो ये IMF का प्रोग्राम काम नहीं करेगा। और क्या इनको जवाब मिलता है उस पार्टी से और उस पार्टी के सरबराह से कि अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं आई, अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हुआ, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई तो इकोनॉमी नहीं चल सकती है और पाकिस्तान तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर सकता है। और ये सब चीज़ों को नवंबर तक होना चाहिए। देखिए, बात सीधी सादी है कि इस वक्त IMF ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस PDM और नून को नहीं दे रहा है। वो तो प्रिटेंड कर रहा है ये लाइट वेट पार्टीज़ हैं। और ये क्या मतलब है कि IMF अपने जवाब में कहता है कि द नीड फॉर पाकिस्तान टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, के माने आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलना चाहिए। क्या ये IMF का काम है कि कहना इन बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन आप कभी कहा है इसने पहले किसी मुल्क को कि कॉन्स्टिट्यूशन आप फॉलो करें? नहीं। मतलब क्या? तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अनयूजुअल, जैसे मैंने पहले कहा, ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनरी स्टेप है और मेरे ख्याल में बहुत सारे लेसन्स हमारे लिए इसमें हैं। जो वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि अपने ट्वीट के अंदर उन्होंने चेयरमैन PTI को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातिलाना हमले की सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई है, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने मुहिम चलाने वालों के खिलाफ मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर जहां जहां भी कोई इस तरह की कैंपेन चला रहा है उनके खिलाफ कानूनी इकदाम, कानूनी चाराजोई करने की हिदायत कर दी है। और साथ उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया गया।